आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जीआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। सूची 1 में अंकित नामों की सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो फटाफट मिलान कर लीजिए। आप जानते हैं सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी। चारण काल की संज्ञा दी थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने। वहीं प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधुओं ने और आदिकाल की संज्ञा दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले इतिहासकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय को तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को प्रकाशित हुआ था और इसमें 952 कवियों का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, यह प्रवृत्ति सही नहीं है। बाकी युद्धों का सजीव और साहित्य के अन्यतम विशेषता है, यह तो सही है। इसमें शौर्य और विलासिता का चित्रण है, यह भी सही है। शौर्य विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण है। इसके बाद श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, यह भी कथन सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आलवर संतों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आप जानते हैं कि आलवर संतों की संख्या जो थी वह 12 है। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आलवर तमिल कवि और संत थे और इनके पदों का जो संग्रह है वह दिव्य प्रबंधम में है, दिव्य प्रबंध के नाम से है। अगला प्रश्न। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कमल दल नयनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मो मनते मंद मंद मुस्कान। यह पदचरण किसकी रचना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी रहीम दास को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48 है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए
यह कथन किसका है? तो तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय का। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। तुलसीदास को नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा, तो वहीं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहने वाले स्मिथ महोदय हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तर कांड में किया है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य संग्रह ग्रंथ में संकलित है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी साहित्य लहरी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित में से के अनुकरण में? किसके अनुकरण में? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी चैतन्य महाप्रभु, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से रीतकाल का कौन कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि सेनापति को, तो बिल्कुल सही जवाब। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा कोई और श्रृंगारी कवि कर ही नहीं सकता, ऐसा कथन शुक्ल जी का इनके संदर्भ में है। शुक्ल जी ने लिखा कि ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं सेनापति के। अगला प्रश्न, आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है भिखारी दास, विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्तियां हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया इसमें से बिहारी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हैं? तो कवि कुल कल्पतरु का रचनाकार इसमें से आपने चयनित कर लिया चिंतामणि को, तो बिल्कुल राइट आंसर। चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी जैसी रचनाएं की, तो वहीं देव ने भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन की रचना की है। केशवदास के प्रमुख रचनाओं की अगर बात कर ली जाए तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, छंदमाला प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश प्रमुख रचनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सोगन जी के कवित्व बखाने। तो इसका आपको जवाब बताना है कि किस कवि की प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया घनानंद को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। घनानंद के संदर्भ में यह सवैया ब्रजनाथ का है। ब्रजनाथ ने घनानंद के संदर्भ में यह सवैया लिखा था। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कौशूल। यह रचना किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने पुनर्जागरण के प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो बिल्कुल
सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो प्रयाग रामागमन के लेखक इसमें बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन भी किया और नागरी नीरद पत्र का भी संपादन किया। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया भ्रमर दूत, तो राइट आंसर है हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक रत्नाकर की रचनाएं हैं। जबकि भ्रमर दूत जो है यह सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया यशोधरा किस विधा की रचना है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई यशोधरा एक चंपू काव्य है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और आप जानते हैं गद्य पद मिश्रित रचना जो होती है वह चंपू काव्य कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? भारत भारती की रचना का उद्देश्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। तीनों ही बिंदु इसके सही हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा, लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया 1912 ईस्वी में लिखी गई मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है सेलेक्ट कर लिया, तो यही इसका जो है पहला ही विकल्प जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 16 सर्ग नहीं बल्कि सर्गों की संख्या 15 है। 15 सर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न, ज्ञान भिन्न कुछ किया क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से ली गई हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी रहस्य, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट किया है कामायनी में श्रद्धा को काम गोत्र की बताया, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने बदलू विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसमें कुमार बदलू और रधिया दोनों के सरल दाम्पत्य प्रेम को प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख,
और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए आध्यात्म चिंतन को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते, ये रचनाएं जो हैं दिनकर की हैं, तो विकल्प इसका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रपदवाद से संबंधित कौन नहीं है? तो इसमें केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा और नरेश, ये लोग आते हैं। तो बाकी विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे नकेनवाद भी कहा जाता है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन रघुवीर सहाय का है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है साथियों की सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प सी ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाटक और नाटककार का एक युग्म शुद्ध है, उसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है, यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती और करबला प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न, रेल का विकट खेल नाटक के नाटककार कौन है? रेल का विकट खेल नाटक लिखने वाले साहित्यकार हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास का लेखक आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर श्रीलाल शुक्ल को चुना होगा। श्रीलाल शुक्ल ने जो है इस उपन्यास में शिवपालगंज में यथार्थ जीवन का चित्रण किया है। और सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत जैसे इतिहासों की रचना, उपन्यासों की रचना इन्होंने की है। अगला प्रश्न है कि गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? इसका आपको जवाब बताना है। तो गंगोली गांव जो है यह लिखा गया है राही मासूम रजा द्वारा उपन्यास आधा गांव। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इसमें कौन सा है? तो आप जानते हैं कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों में भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना और चंद्रकांता सबसे प्रसिद्ध है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा? वही प्रश्न रिपीट हो गया है, चंद्रकांता। अगला प्रश्न, कठ गुलाब किसकी रचना है? तो कठ गुलाब कृति का की लेखिका यह है मैत्रेयी पुष्पा, क्षमा करें, कठ गुलाब मृदुला गर्ग की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वे दिन निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया मुंशी प्रेमचंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया इंद्रजाल, विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध विधा की रचना है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी चुन लिया है सरदार पूर्ण सिंह ने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही कृति के लेखक अमृत राय हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अतीत के चलचित्र पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसका राइट आंसर मंटो मेरा दुश्मन, विकल्प डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मंटो मेरा दुश्मन रेखा और चित्र ज्यादा अपनी कम पर आई, ये उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? और उत्तर में आपने अगर कृष्णा सोबती के उपन्यास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे की जिंदगी नामा, दिलो दानी, समय सरगम, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय होता है पुनः सर्जन। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक ही शब्द के 2 या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? तो एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी पश्चिमी हिंदी को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी को तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह रमाधन ईश होगा, रमाधन ईश होगा। अगला प्रश्न, नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय में अगर आपने समास सेलेक्ट कर लिया है कर्मधारय तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो जवाब हो जाएगा उन्हें तद्भव कहा जाता है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची का शब्द युग्म सही नहीं है। तो यहां पर प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण दिख रहा है। कलम का जो है मृणाल नहीं बल्कि मृणाल होता है। इसके बाद ओश का निहार होता है, आकाश का अब्र होता है, गाय का जो होता है द्विज होता है। तो यहां पर अगर नहीं है पूछा जा रहा है तो यह मृणाल आपका जो है विकल्प ए आप रख सकते हैं सही उत्तर में। अगला प्रश्न, प्रामाणिक का विलोम क्या होगा। तो प्रामाणिक का विलोम अप्रामाणिक होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया मूर्ख किंतु धनी तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें विषयों के अंतिम तक जाने का प्रयास किया जाता है, ये तो सही है। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, तो यह इसके संदर्भ में सही कथन नहीं है। बाकी वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है डॉक्यूमेंट्री, और अतीत के जीवन दस्तावेज के रूप में जानी जाती है, यह भी सही है। तो इसमें विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो रिपोर्टर बनने के लिए आवश्यक है सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीत की प्रधानता रही है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया वैदर्भी रीत तो राइट आंसर है। 22 सर्गों का यह ग्रंथ श्री हर्ष द्वारा लिखा गया है, जिसमें नल दमयंती के प्रणय से लेकर के विवाह तक का वर्णन है। अगला प्रश्न, अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति का रूप क्या होगा। तो जवाब इसमें मया आवाभ्याम अस्माभि होगा, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवदत्ताय रोचते मोदक स्वदते च अपुप उपर्युक्त वाक्ये प्रियमाण कह वर्तते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी देवदत्त। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प बताइए।
शब्द से उत्पन्न प्रतीत ही, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, अर्थ। विकल्प बी सही हो जाएगा, शब्द से उत्पन्न प्रतीत ही अर्थ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन नहीं थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा राजा शिव प्रसाद सिंह। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया महात्म सिंह को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर क्या बनेगा। पूछा जा रहा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी 8। अगला प्रश्न, वाक्य जो हैं 8 वाक्य इस प्रकार होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। ये 8 भेद होते हैं अर्थ के दृष्टि से। अगला प्रश्न, तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम क्या होगा। तो तिमिर का विलोम आलोक होगा। विकल्प डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। सही विकल्प का चयन करना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया है अमर में, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अमर में जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी अनेक में अनुपसर्ग है, अतिशय में अति उपसर्ग है और अधिभार में अधि उपसर्ग है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा। नैतत का संधि विच्छेद अगर आपने चुना है विकल्प ए न धन ए तत्, तो बिल्कुल राइट आंसर है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत दिए गए हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 112 में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी को, तो राइट आंसर है। दिवस, याम, वासर ये पर्यायवाची दिन के हैं, न कि दिनकर के, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। सूर्य के पर्यायवाची रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, सविता ये होते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का भार कब संभाला, और इसका जवाब अगर आपने चुन लिया है 1903 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने रहे और 1900 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। अगला प्रश्न, छायावाद को समग्र रूप से समझे समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है नंद दुलारे वाजपेयी को, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है, और प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर अगर आपने प्रयाग नारायण त्रिपाठी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तुम्हारी यह दंत तुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है नागार्जुन को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं,
और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि माइकेल मधुसूदन कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? जवाब हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, विकल्प ए इसका सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी पद्माभरण चुना, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है उपालम काव्य में उद्धव गोपी संवाद, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।